मैं डॉक्टर अंशु श्रीवास्तव, प्रधानाध्यापिका, राजकीय हाई स्कूल पीपली खेड़ा मेरठ, कक्षा 11, विषय नागरिक शास्त्र। इसकी दूसरी पुस्तक भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इसका चौथा अध्याय कार्यपालिका के बारे में बच्चों में आप लोगों से चर्चा करूंगी। इस अध्याय को पढ़ने से पूर्व आपने चुनाव और प्रतिनिधित्व अध्याय के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने ये जाना कि लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है और चुनाव की प्रमुख विधियां समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के बारे में जाना। साथ ही विश्व में सभी देशों के बीच में किस प्रकार से चुनाव होता है उसका तुलनात्मक अध्ययन किया। भारत में किस प्रकार से चुनाव कराने की कौन सा निकाय है, चुनाव आयोग के संगठन और कार्यविधियों के बारे में जाना। चुनाव में कौन कौन सी कमियां हैं उनके बारे में पढ़ा और साथ में चुनाव किस तरीके से उसमें सुधार किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ा। अब आप कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके मुख्य बिंदु हैं कार्यपालिका की संरचना एवं संगठन के बारे में जानेंगे। दूसरा बिंदु कार्यपालिका के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। तीसरा बिंदु भारतीय संसदीय कार्यपालिका की संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक स्वरूप को समझेंगे। चौथा भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को जानेंगे और पांचवा मंत्रिपरिषद की संरचना और कार्यों के बारे में जान सकेंगे। छठा स्थायी कार्यपालिका प्रशासनिक मशीनरी के महत्व और कार्यों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप कार्यपालिका के बारे में जानेंगे। कार्यपालिका जो सरकार का ही एक अंग है। सरकार का नाम आते ही हमारे मन में मोदी जी और योगी जी की छवि आ जाती है। इससे आप सरकार के बारे में नहीं जान सकते। सरकार वह संवैधानिक मूर्त संस्था है जिसके माध्यम से कानून का निर्माण करना, कानून का क्रियान्वयन करना और कानून के उल्लंघन करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार से सरकार के 3 अंग हो जाते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसको बताने से पूर्व मैं आपको एक विचारक बताती हूँ जो आपकी पहली पुस्तक में आपने पढ़ी है। मॉन्टेस्क्यू जो अमेरिका का एक विचारक था, उसने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत स्पिरिट ऑफ लॉस एक पुस्तक लिखी है, उसमें दिया है, जिसमें उसने बताया क्योंकि उससे पहले राजा निरंकुश थे और विभिन्न देशों में क्रांतियां निरंकुशता के कारण ही आई थी। उसने बताया कि सरकार के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों ही सरकार के अंग अपने अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप से करें और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आधार पे ही समाज में यानी लोकतंत्र लाया जा सकता है। सबसे पहले अमेरिका ने ही इस शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया और धीरे धीरे विश्व में ज्यादातर सभी देशों ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपना लिया। अब आप समझिए कि इसी के आधार पर सरकार के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हो गए। विधायिका जो संवैधानिक अनुच्छेदों, धाराओं और कार्यों के आधार पर कानूनों का निर्माण करती है और जो कानून विधायिका के द्वारा बनाए जाते हैं उनको लागू करने का कार्य कार्यपालिका का होता है और जो कानून जन संपर्क में जनता तक क्रियान्वित किए जाते हैं, उनका लाभ जनता तक पहुंचाया जाता है, उनके उल्लंघन करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। साथ ही न्यायपालिका संवैधानिक कानूनों की व्याख्या भी करता है। तो इस तरीके से कार्यपालिका क्या है, इसके अर्थ के बारे में और उसकी संरचना के बारे में आप समझेंगे। कार्यपालिका जो विधायिका के द्वारा
बनाए गए कानूनों को क्रियान्वित करती है, उस संस्था को कार्यपालिका कहते हैं। संवैधानिक नीतियों के निर्धारण और लागू करने के कार्य सरकार के जिस अंग द्वारा किया जाता है उसे कार्यपालिका कहते हैं। अब ये कार्यपालिका प्रकृति के आधार पर दो प्रकार की होती है, संरचनात्मक और दूसरी प्रक्रियात्मक। संरचनात्मक में आती है अस्थायी एवं राजनीतिक, और दूसरी इसमें आती है स्थायी एवं प्रशासनिक कार्यपालिका। तो अस्थायी एवं राजनीतिक कार्यपालिका उसको कहते हैं जो जनता द्वारा निर्वाचित होती है, जिसमें संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियां होती हैं, जिसमें मंत्रियों का पूरा संगठन होता है, जो अस्थायी होती है। जब जनता का विश्वास हो जाता है तो इस कार्यपालिका के सदस्यों को, पदाधिकारियों को जनता हटा देती है। तो दूसरी प्रकार की, इसलिए इसको हम राजनीतिक कहते हैं। दूसरी प्रकार की स्थायी एवं प्रशासनिक कार्यपालिका एक ऐसा संगठन होता है जो एक भर्ती की प्रक्रिया द्वारा, जिसका चुनाव किया जाता है, नियुक्ति की जाती है, और इस संगठन में योग्यता प्रशिक्षण के आधार पर इनकी भर्ती की प्रक्रिया द्वारा इनका चयन किया जाता है। ये स्थायी संगठन होता है। इसमें आदेश ऊपर से चलता है और नीचे तक पूरा करना होता है। और पहले वाली जो कार्यपालिका है, जिसमें सिर्फ आदेश देने का ही कार्य नीचे तक पहुंचाया जाता है, और दोनों ही कार्यपालिका पिरामिड के समान इनका की संरचना होती है, जिसमें आदेश अस्थायी राजनीतिक कार्यपालिका स्थायी प्रशासनिक कार्यपालिका तक आदेशों को पहुंचाते हैं। और जो संवैधानिक नीतियां हैं उनका लाभ जनता तक इनके माध्यम से पहुंचाया जाता है। कार्यपालिका का दूसरा प्रकार प्रक्रियात्मक। इसमें 3 प्रकार की कार्यपालिका होती है। पहली प्रकार की संसदात्मक शासन प्रणाली, जिसमें संसदीय व्यवस्थाओं में एक राष्ट्रपति या राजा होता है, जो देश का औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति या राजा की मुख्य भूमिका मुख्यतः अलंकारिक होती है, और प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के पास वास्तविक शक्ति होती है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल अपने समस्त कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विधायिका स्थगन प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, निंदा, कटौती तथा अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल के कार्यों को नियंत्रित करती है। इस शासन प्रणाली में विधायिका एवं कार्यपालिका का घनिष्ठ संबंध होता है। तो मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि जो संसदात्मक शासन प्रणाली है उसमें राजा या राष्ट्रपति कैसा होता है, औपचारिक या संवैधानिक प्रधान होता है। वास्तव में देश की कार्यपालिका की जो शक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद में निहित होती है, लेकिन वो जितना भी काम करते हैं उस काम के प्रति वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विधायिका उनको ये सारे जितने प्रस्ताव हैं स्थगन, काम रोको, इनके माध्यम से वो उसको नियंत्रण में रखती है। यानी सामूहिक उत्तरदायित्व की जो भावना होती है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के अंतर्गत होती है। इसलिए इस शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका मिलकर काम करते हैं। और ये कहाँ किस किस देशों में है? ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में जो
राष्ट्रपति उसके जगह क्या है, सम्राट है। भारत में है, जर्मनी में है, इटली में है, जापान में है, पुर्तगाल में है और बेल्जियम में है। इस तरीके से अब अगला पढ़ते हैं कि प्रक्रियात्मक कार्यपालिका के अंतर्गत की अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। इस प्रणाली में संविधान राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां देता है। राष्ट्रपति संसद में बहुमत वाले दल के सदस्यों में से प्रधानमंत्री चुनता है। यद्यपि मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों को हटा सकता है। यद्यपि आपने जो पिछली पढ़ी है उसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को हटा तो सकता है, लेकिन लोकसभा को भंग कर सकता है। यहाँ पर क्या है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों को हटा सकता है। राज्य का निर्वाचित प्रधान और सशस्त्र सेनाओं का प्रधान सेनापति होने के अतिरिक्त राष्ट्रपति सरकार का भी प्रधान होता है। इसमें पहले वाली संसदात्मक शासन के गुण और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुण दोनों ही होते हैं। इस प्रणाली में जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री को यद्यपि चुनता है, कहां से, जो संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन होता है वहां से चुनता है। और ये राष्ट्रपति को, उसके अलावा राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा चुना जाता है और राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से ज्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं। इसलिए इस शासन प्रणाली को हम अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। ये कहाँ पर है, फ्रांस में है, रूस में है और श्रीलंका में है। फ्रांस में क्योंकि फ्रांस की क्रांति हुई और 5वां गणतंत्र की स्थापना हुई, वहां पर बहुत सारे दल सत्ता में आते थे, इसलिए वहां पर ये शासन प्रणाली अपनाई गई। इसी तरीके से श्रीलंका में भी गृह युद्ध की स्थिति हुई थी, इसलिए वहां पर भी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई। अब आप अगली पढ़ेंगे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन में, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। राष्ट्रपति जनता से सीधे एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है और वह अपने मंत्रियों का निर्माण प्रशासनिक तंत्र से करता है जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, जिसकी मुख्य विशेषता सरकार की स्थिरता होती है। अब मैं आपको यह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में बताती हूं कि ये क्या है। इसमें राष्ट्रपति सीधे जनता से प्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। जैसे कि अमेरिका में 4 साल के लिए वो चुना जाता है और राष्ट्रपति स्वयं प्रशासनिक तंत्र से ही अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। संसद यानी कि अमेरिका में कांग्रेस है संसद, उसको कहते हैं, वो कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। वो मुख्य रूप से स्थिर सरकार उसमें पाई जाती है, स्थिरता की गुण होते हैं, इसलिए उसको हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। ये कहाँ किन किन देशों में है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ब्राजील में है और लैटिन अमेरिका में है। अब आप आगे पढ़ेंगे कि भारत में संसदीय कार्यपालिका, तो भारत के संविधान में अधिनियम 1919 एवं 1935 के अंतर्गत संसदीय शासन व्यवस्था अनुभव के आधार पर ली गई है, क्योंकि भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और ब्रिटिश शासन में संसदीय शासन प्रणाली थी।
तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसमें 1935 के अधिनियम के द्वारा संसदीय कार्यपालिका ही अपनाई गई, जिसमें कार्यपालिका को जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक ऐसी सरकार सुनिश्चित की जो जनता के अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो और जिसमें व्यक्ति की पूजा अर्थात वह निरंकुश ना हो। भारत में संसदीय कार्यपालिका अपनाई गई है, जिसमें राष्ट्रपति संवैधानिक औपचारिक नाम मात्र का होता है। वास्तव में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद अपने समस्त कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो यहाँ पे आपने पढ़ा कि किस तरीके से वो किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि लोकसभा के प्रति कामों को या निंदा प्रस्ताव या कटौती प्रस्ताव या विश्वास का प्रस्ताव या प्रश्न पूछो प्रस्ताव, इस माध्यम से क्या करती है लोकसभा? लोकसभा प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को नियंत्रण में रखती है। सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इस शासन व्यवस्था का प्रमुख गुण उत्तरदायी शासन व्यवस्था होता है। अब आप यहां पर पढ़ेंगे कि क्योंकि राष्ट्रपति के नाम से ही पूरे देश में शासन होता है, तो राष्ट्रपति का गठन, शक्ति एवं स्थिति संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 56 तक राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थितियों के बारे में संविधान में प्रावधान किया गया है। भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक, औपचारिक और नाम मात्र का होता है, जिसकी नियुक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है, जिसका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणी पद्धति से किया जाता है, जिसके निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और राष्ट्रपति को हटाने के लिए उस पर महाभियोग के द्वारा ही उसको हटाया जा सकता है, जिसके लिए लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के द्वारा 1/4 सदस्य यदि अविश्वास या संवैधानिक उपबंधों के उल्लंघन का उस पर कोई आरोप लगाते हैं तो 14 दिन का राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाता है और उसके बाद उसे हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से उसे हटाया जा सकता है। यद्यपि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का जो पद है वो गौरवपूर्ण सम्मानपूर्ण पद है। वास्तव में संसदात्मक शासन प्रणाली होने के कारण प्रमुख रूप से जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता और उसके साथ ही जो पूरा मंत्री परिषद होता है वही कार्यपालिका की कार्यों को करता है। राष्ट्रपति जिसकी कार्यशक्ति, जिसके नाम से पूरे देश में शासन होता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे क्लास में, जैसे विद्यालय में जो प्रधानाचार्य होते हैं उनके माध्यम से ही विद्यालय का संचालन किया जाता है। वास्तव में जो विद्यालय में शिक्षण का कार्य करते हैं
वो विषय के जो शिक्षक होते हैं वही शिक्षण का कार्य करते हैं। उसी प्रकार से पूरे देश का संचालन राष्ट्रपति के नाम से होता है और वास्तव में जो कार्य करते हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करते हैं। राष्ट्रपति की दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, सामान्यकालीन और आपातकालीन। सामान्यकालीन में विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, प्रशासनिक एवं कार्यपालिकीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां, इसके अलावा अन्य भी शक्तियां उसके पास होती हैं। लेकिन वास्तव में उसकी सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 74 के द्वारा राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद को भी, जिसका प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। तो इस तरीके से राष्ट्रपति जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है उसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद वो मुख्य रूप से किसे, राष्ट्रपति जो होता है उससे सलाह लेकर ही पूरे देश के कार्य का संचालन करता है। इस संबंध में कुछ उसे विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं। विशेषाधिकार जिसमें संविधान के अनुच्छेद 78B के अनुसार राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री को ये कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे दे। अर्थात राष्ट्रपति यद्यपि सारा काम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, इसलिए प्रधानमंत्री का पद जो है वो अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री कहीं निरंकुश न हो जाए, इसलिए संवैधानिक संशोधन 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन किया गया और एक 44वां संवैधानिक संशोधन जो 1978 में जनता सरकार में किया गया। इसके माध्यम से राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि जो भी प्रधानमंत्री बने वो प्रधानमंत्री जो भी कार्य करे उसकी सूचना तत्काल राष्ट्रपति को देता रहे। इस संबंध में एक और उदाहरण है कि जब 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की डेथ हो गई, उस समय ज्ञानी गैल सिंह जो राष्ट्रपति थे उन्होंने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया और प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने धीरे धीरे अपने हिसाब से कार्य करना प्रारंभ किया और उन्होंने उसकी सूचना देना भी उचित नहीं समझा। उसकी सूचना राष्ट्रपति को देनी उचित नहीं समझी, इसलिए राष्ट्रपति ने इस बात के लिए उनको ये आग्रह किया कि जो भी वो कार्य करें उसकी सूचना तत्काल उन्हें दे। तो दूसरा विशेषाधिकार राष्ट्रपति को है कि निषेधाधिकार, वीटो शक्ति यानी धन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति यद्यपि जितने भी विधायी शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति
की स्वीकृति से ही रखे जाते हैं और राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही प्रकाशित किए जाते हैं। उसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि किसी भी प्रस्ताव को धन विधेयक को छोड़ के, धन विधेयक यानी वित्त विधेयक को छोड़ के जो देश का आम बजट होता है उसको छोड़कर वो किसी भी विधेयक को विलंब कर सकता है। इस संबंध में आगे उदाहरण भी है कि जिस समय राष्ट्रपति वेंकट रमन थे उस समय संसद में एक विधेयक आया था, भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक। इस विधेयक को जब पारित किया गया अनेक लोगों ने उसकी आलोचना की, क्योंकि विधेयक प्रेस की स्वतंत्रता को क्या कर रहा था, बाधित कर रहा था। संविधान के अनुच्छेद 19 की प्रेस की स्वतंत्रता को ये विधेयक बाधित कर रहा था। इसलिए उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति यानी जैल सिंह थे उन्होंने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया और उसे फिर धीरे धीरे क्या हुआ, तत्काल उनका समय समाप्त हो गया और उसके बाद जब राष्ट्रपति वेंकट रमन आए तो उसे पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा दिया गया। इस तरीके से इस विधेयक पर कोई गतिविधि नहीं हुई और उसे उसी समय समाप्त कर दिया गया। तो मैंने बताया कि दूसरी जो राष्ट्रपति को विशेषाधिकार प्राप्त है उसके अंतर्गत वो किसी भी विधेयक को, धन विधेयक को छोड़कर विलंब कर सकता है, लंबित कर सकता है। तीसरा उसको विशेषाधिकार क्या प्राप्त है कि राष्ट्रपति यद्यपि बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है, यदि किसी भी दल को बहुमत ना हो तो ऐसी स्थिति में तथा प्रधानमंत्री की मृत्यु एवं त्याग पत्र देने पर राष्ट्रपति देश के किसी भी नागरिक को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है, पर नियुक्त किए हुए नागरिक को 6 महीने के अंदर विश्वास मत लोकसभा में पारित करना होता है। इसका एक उदाहरण 1984 में जब राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया और उसके बाद चुनाव हुए। उस चुनाव में कांग्रेस बहुमत से विजयी हुई। एक उदाहरण है ये, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। अब मैं बताती हूँ कि राष्ट्रपति के कौन सी आपातकालीन की शक्तियां होती हैं। आपातकालीन शक्तियों में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत देश में यदि कोई संकट आता है, कोई सशस्त्र विद्रोह या देश में आंतरिक अशांति होती है या युद्ध की स्थिति होती है, तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। इसी तरीके से संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यदि प्रदेश सरकार संवैधानिक रूप से नहीं चल पा रही होती है तो राज्यपाल के लिखित प्रपत्र के आधार पर राष्ट्रपति उस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करता है। तीसरी आपातकालीन शक्ति राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत यदि देश में वित्तीय संकट आता है, इस प्रकार का संकट 1991 में देश में आया था और देश का बहुत सारा सोना इंग्लैंड में गिरवी रखा गया था। ऐसी स्थिति में यद्यपि उस समय बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन हो चुका था, 1995 में जब नरसिम्हा राव सरकार थी, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि पूरे देश में वित्तीय संकट को लेकर के पूरे देश में वो राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, जिसके लिए वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद से सलाह लेता है।
जितने भी राष्ट्रपति कार्य करते हैं उस कार्य को करने के लिए वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से सलाह लेकर ही कार्य करते हैं। इसके बाद आता है भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का सभापति होता है, जिसका चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जब राष्ट्रपति विदेश में गया हो या राष्ट्रपति त्याग पत्र देता है तो ऐसी स्थिति में देश का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है। ऐसे वो राज्यसभा का सभापति होते हुए राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने से प्रधानमंत्री का पद महत्वपूर्ण होता है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सलाह से वो अन्य मंत्रियों का भी गठन करता है। समय समय पर मंत्रिपरिषद बहुत विस्तृत होती गई, बढ़ती गई, तो संविधान में प्रस्ताव लाया गया 91 जो संवैधानिक संशोधन 2003 में किया गया, उसमें मंत्रियों के आकार को थोड़ा निश्चित कर दिया गया। कैसे निश्चित किया गया कि मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा या राज्यों की विधानसभा की सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। जो ये संवैधानिक संशोधन हुआ 91 संवैधानिक संशोधन 2003, इसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा या राज्य की प्रदेश की विधानसभा में केवल 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मंत्री परिषद 3 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद का कार्यकाल अनिश्चित होता है। प्रधानमंत्री यदि त्याग पत्र देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, दोबारा मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। लेकिन यदि मंत्रिपरिषद में से कोई व्यक्ति त्याग पत्र देता है तो उस समय मंत्रिपरिषद भंग नहीं होती है। अब आती है कि मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री उनका क्या कार्य है, कार्यपालिका कार्य शक्तियां, प्रधानमंत्री की कार्य शक्तियां। तो सबसे पहला मंत्रालयों का आवंटन। जो मंत्रालय बनाए जाते हैं जितने, उनका बंटवारा प्रधानमंत्री के माध्यम से किया जाता है। इसमें 3 तरीके के मंत्री होते हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उप मंत्री होते हैं। जो विभागों के अध्यक्ष होते हैं उनको कैबिनेट स्तर का मंत्री कहते हैं और जिनको प्रदेशों के लिए कार्यभार दे दिया जाता है वो राज्य मंत्री होते हैं और जो प्रदेश और विभाग के बीच का कार्य करते हैं वो उप मंत्री होते हैं। दूसरी कार्यशक्ति विभागों का गठन एवं वितरण। इसके अलावा प्रधानमंत्री क्या करता है, मंत्रिपरिषद की पूरे मंत्रिपरिषद के आधार पर विभागों का गठन करता है कि कौन सा विभाग गृह मंत्रालय होगा, कौन सा विदेश होगा, कौन सा रेल मंत्रालय होगा, कौन सा मानव संसाधन मंत्रालय होगा। इस तरीके से विभागों का गठन और उसका वितरण करता है। तीसरी कार्यशक्ति सामूहिक उत्तरदायित्व और प्रधानमंत्री और उसका पूरा मंत्री परिषद वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि वो जो भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, जो भी क्रियान्वयन करते हैं,
वो सभी कार्यों को लेकर के संसद में, लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव या अविश्वास का प्रस्ताव के माध्यम से वहां पर क्या होता है कि उनकी पूरा उत्तरदायित्व होता है कि जो भी वो कार्य करें वो उसको वहां पर सत्य साबित करें कि जनहित में किया गया कार्य है, क्योंकि वो संसद का जो विपक्ष होता है वहां पर उनके कार्यों को नियंत्रित करता है। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता, प्रधानमंत्री पूरे अपने मंत्रिपरिषद में उनकी अध्यक्षता करता है, समय समय पर बैठक करता रहता है, उन्हें दिशा निर्देश देता रहता है कि पूरे भारत में किस प्रकार से कार्यों को करना है। जैसे आप वर्तमान में देखिए, किसान वर्ग के लिए यद्यपि सरकार बहुत तेजी से और बहुत संवेदनाओं के आधार पर उनके लिए कार्य कर रही है, परंतु फिर भी किसान यूनियन के माध्यम से उसका अपोज किया जा रहा है, उसका विरोध किया जा रहा है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता होती है उसमें भी वो सारी खामियों के बारे में चर्चा की जाती है और कैसे संशोधन किया जाएगा, कैसे जनहित में काम किया जाएगा, वो सारी अध्यक्षता की जाती है। अगला कार्य गोपनीयता। गोपनीयता की जो भी इनके बीच में वार्ता होती है उसके बीच में गोपनीयता रखी जाती है कि गुप्त रखी जाती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच में जो भी वार्ताएं होती हैं वो वहीं तक सीमित होती हैं, उनको वो अपने परिवार के बीच में उसका नहीं बता सकते। उनको गोपनीयता की शपथ जब वो मंत्री पद लेते हैं उसी समय गोपनीयता की शपथ ले लेते हैं। अगला, देश की कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान और प्रधानमंत्री पूरे देश की कार्यपालिका के प्रमुख प्रधान होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के नाम से पूरे देश में शासन प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री को ही चुनती है, इसलिए वो जवाबदेह होते हैं कि उन्होंने जनता के लिए, देश के नागरिकों के लिए क्या कार्य किया और कहां पर किस तरीके का निर्णय लिया। जैसे वर्तमान की सरकार ने कोविड काल में किस तरीके के प्रधानमंत्री के द्वारा निर्णय लिए गए जिससे इस महामारी पर कहां तक की नियंत्रण रखा गया। अगला, कि देश की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियों में प्रमुख सलाहकार और जितनी भी नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं उन नियुक्तियों में मुख्य रूप से वो प्रधानमंत्री से सलाह लेकर ही नियुक्तियां करते हैं। जैसे देश के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति, जैसे कि चुनाव आयोग के आयुक्त की नियुक्ति, जैसे कि जितनी राज्यपाल की नियुक्तियां, जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती हैं उन नियुक्तियों के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सलाह लेते हैं। अगला कार्य, देश के प्रमुख नेतृत्वकर्ता और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो पूरे देश का नेतृत्व करते, मुखिया होते हैं। जैसे एक परिवार में एक पिता मुखिया होता है, ऐसे हमारे पूरे देश का जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लेगा वो अपने पूरे देश के हित में ही निर्णय लेगा, ये देश की जनता को समझना चाहिए। अगला, लोकतंत्र के प्रमुख कर्णधार और जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकतंत्र जिसमें जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, जनता ने ही अपने प्रधानमंत्री को चुना है, इसलिए पूरे देश का जो कर्णधार है वो कौन है? प्रधानमंत्री है। वही देश के लिए हित में कार्य करता है। अगला, कि विदेश व्यापार संधि, समझौते एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रति प्रतिनिधित्व।
विदेश व्यापार संधि, समझौते एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख प्रतिनिधि। प्रधानमंत्री जो है वो पूरे न केवल भारत को का ही मुखिया है, वो भारत के लिए अच्छे संबंध बनाने के लिए, विदेशों में भारत के संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए, देश को विकास की राह पर ले जाने के लिए वो क्या करता है, प्रमुख भूमिका अदा करता है। अब मैं आपको बताती हूं यहाँ पर कि जो देश की अस्थायी कार्यपालिका है, अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, अभी तक आप पढ़ रहे थे कि देश की जो अस्थायी कार्यपालिका है वो कैसे कार्य करती है, और केंद्र की अस्थायी कार्यपालिका के बारे में पढ़ा, क्योंकि हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था को भी अपनाया गया है, जिसमें 28 प्रदेश और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिन्हें संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के माध्यम से कार्य का निर्धारण जिसमें किया गया है, और जिसमें प्रदेश में भी इसी प्रकार की संसदात्मक शासन व्यवस्था ली गई है। यानी प्रदेश की अस्थायी कार्यपालिका, प्रदेश में जितने भी प्रदेश हैं वहां पर भी उसकी व्यवस्थापिका यानी विधान मंडल, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद होती है, जिसमें औपचारिक प्रधान राज्यपाल होता है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और विधानसभा में बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होता है, और मुख्यमंत्री जिस तरीके से केंद्र में प्रधानमंत्री का पद महत्वपूर्ण होता है, उसी तरीके से प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद महत्वपूर्ण होता है, और वो प्रदेश के कार्य का संचालन करता है, और प्रदेश का वही मुखिया होता है। प्रदेश को विकास की राह पे ले जाने का प्रमुख श्रेय मुख्यमंत्री का ही होता है। अब यहाँ पे मैं आपको स्थायी कार्यपालिका यानी नौकरशाही के बारे में बताती हूँ। दूसरी प्रकार की जो स्थायी कार्यपालिका होती है, पहली प्रकार की जो अस्थायी कार्यपालिका है वो क्या कहती है, आदेश देती है ऊपर से नीचे तक, और मुख्य रूप से कार्य को जो करते हैं वो एक ऐसा संगठन है जिसका चयन की एक निश्चित प्रक्रिया है, जिसके चयन के लिए केंद्र में संघीय लोक सेवा आयोग और प्रदेश में राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से इनकी नियुक्तियों का प्रावधान किया गया है। जो स्थायी होते हैं, जो अपनी सेवा निवृत्त होने से पहले तक मुख्य रूप से सरकार के द्वारा बनाए गए नीतियों का जनता तक उसको लाभ पहुंचाते हैं, उसको हम कहते हैं स्थायी कार्यपालिका। मुख्य रूप से केंद्र स्तर पर इसका विभाजन कैसे किया गया है, सिविल सेवाओं का वर्गीकरण ये 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अखिल भारतीय सेवाएं, दूसरी केंद्रीय सेवाएं और तीसरी प्रांतीय सेवाएं। तो पहली प्रकार की जिसमें मुख्य रूप से आती है भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, और केंद्रीय सेवाओं में आती है भारतीय विदेश सेवा, और इसमें आती है भारतीय राजस्व सेवा। प्रांतीय सेवाओं में आती है बिक्री कर अधिकारी। इसी प्रकार से प्रदेश में भी इस नौकरशाही संगठन के द्वारा कार्यपालिका के नीतियों के द्वारा उनको लाभ जनता तक पहुंचाया जाता है। मुख्यतः इसमें भी वर्ग हो जाते हैं, प्रथम श्रेणी अधिकारी, द्वितीय श्रेणी अधिकारी, तृतीय श्रेणी कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिसमें आदेश ऊपर से नीचे तक चलता है और उत्तरदायित्व नीचे से ऊपर की ओर चलता है, कि जो आदेश अस्थायी कार्यपालिका के द्वारा दे दिए गए उनको जनता तक लाभ पहुंचाने का कार्य
किसके माध्यम से किया जाता है? इसी नौकरशाही वर्ग के द्वारा किया जाता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि सबसे छोटी इकाई गांव में जो प्रशासनिक अधिकारी होता है उसको हम वीडियो कहते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। उसके ऊपर अधिकारी जो होता है ब्लॉक होता है, ब्लॉक का अधिकारी वीडियो होता है जिसको हम ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी कहते हैं। उसके ऊपर कई ब्लॉकों का एक इसका अधिकारी होता है, इसको हम परगना अधिकारी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एसडीएम, जो राज्य लोक सेवा आयोग से उनकी नियुक्ति होती है। और इसके ऊपर जो होता है उसको हम कहते हैं डीएम, यानी जिले का जो एक मुख्य अधिकारी होता है उसको हम कहते हैं डीएम, जो अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से आता है, जो पहली वाली सिविल सेवाओं के माध्यम से जिसका नियुक्ति की जाती है। और कई जो जिले होते हैं उनको मिला के हम मंडल कहते हैं, और मंडल का जो प्रशासनिक अधिकारी जो शीर्ष पर होता है उसको हम मंडलायुक्त या कमिश्नर कहते हैं। और पूरे कार्यपालिका के जो कार्य होते हैं जो वो कैसे करे जाते हैं, इनके द्वारा आदेश दिए जाते हैं। उसके बाद इनके अंडर में जितने भी अधिकारी और निचले स्तर के लिपिक कर्मचारी और इसके नीचे जो चपरासी होते हैं उनके माध्यम से जनता के कार्यों को किया जाता है। ये स्थायी कार्यपालिका इसलिए होती है क्योंकि इनकी नियुक्ति इनकी योग्यता और प्रशिक्षण के आधार पर होती है, और इसके बाद इन्हें प्रशिक्षित करके इनको जो कार्य एक निश्चित समय के लिए सौंप दिया जाता है। जब ये सेवानिवृत्त होते हैं तब तक ये पूरे देश के लिए कार्य करते हैं। तो इस तरीके से ये आपका पूरा चैप्टर हुआ। निष्कर्ष में आपको ये बताती हूँ कि आधुनिक कार्यपालिका सरकार की एक अत्यंत शक्तिशाली संस्था है। सभी प्रकार की सरकारों में सरकार के अन्य अंगों की अपेक्षा कार्यपालिका ज्यादा शक्तिशाली होती है। इसमें कार्यपालिका पर लोकतांत्रिक नियंत्रण की आवश्यकता बढ़ जाती है। हमारे संविधान निर्माताओं की ये दूरदृष्टि ही थी। उन्होंने कार्यपालिका को विधायिका के नियमित नियंत्रण और देखरेख में रखा। इस प्रकार एक संसदीय कार्यपालिका का चयन किया गया। समय समय पर होने वाले चुनाव, व्यक्तियों के प्रयोग पर संवैधानिक अंकुशों और लोकतांत्रिक राजनीति ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत में कार्यपालिका अनुत्तरदायी न होगी। गृहकाल प्रश्नावली, बहुविकल्पी प्रश्न। पहला, संसदीय कार्यपालिका का अर्थ होता है क, जहां संसद हो वहां कार्यपालिका का होना। क, संसद द्वारा निर्वाचित कार्यपालिका। ग, जहां संसद कार्यपालिका के रूप में काम करती है। घ, ऐसे कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। इन चारों में से किसी एक विकल्प को आपको बताना है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित करें। आपको इसमें मेल करना है, किसके आगे कौन सा है उसको सही बताना है। पहला, भारतीय विदेश सेवा, जिसमें बहाली हो उसी प्रदेश में काम करती है। ख, प्रादेशिक लोक सेवा, केंद्रीय सरकार के दफ्तरों में काम करती है, जो या तो देश की राजधानी में होते हैं या देश में कहीं और। अखिल भारतीय सेवाएं, जिस प्रदेश में भेजा जाए उसमें काम करती है। इसमें प्रति नियुक्ति पर केंद्र में भी भेजा जा सकता है। घ, केंद्रीय सेवाएं भारत के लिए विदेशों में कार्यरत। तो इस तरीके से जो आपको इसमें मेल सही लग रहा है उसके आधार पर आपको प्रश्न का उत्तर देना है। तीसरा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति,
ये भी बहुविकल्पी है। 4 में से कोई एक विकल्प आपको इसमें से देना है। लोकसभा के सबसे बड़े दल के नेता को चुनता है। ख, लोकसभा में बहुमत अर्जित करने वाले गठबंधन दलों में सबसे बड़े दल के नेता को चुनता है। ग, राज्यसभा के सबसे बड़े दल के नेता को चुनता है। घ, गठबंधन अथवा उस दल के नेता को चुनता है जिसे लोकसभा के बहुमत दल का समर्थन प्राप्त हो। अगला प्रश्न बहुविकल्प लघुत्तरी है। क्या मंत्रिमंडल की सलाह राष्ट्रपति को हर हाल में माननी पड़ती है? आप क्या सोचते हैं? अपना उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखें। और 5वां प्रश्न है द्विगुत्री। संसदीय व्यवस्था ने कार्यपालिका को नियंत्रण में रखने के लिए विधायिका को बहुत से अधिकार दिए हैं। कार्यपालिका को नियंत्रित करना इतना जरूरी क्यों है? आप क्या सोचते हैं? तो इस तरीके से ये सारे प्रश्न हो गए जिन्हें आपको अपनी नोटबुक पे आंसर लिखने हैं। इसके बाद अगला अध्याय विधायिका के बारे में आप पढ़ेंगे।